गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7। क्लास 6 तक हमने पढ़ लिया है, जिसको जाके आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हमें एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, जिसको आप लोग बुक में भी जाके पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो सम्राट अशोक के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक महान सम्राट होने के बावजूद उनका माइंड डाइवर्ट होता है और उनका दिमाग परिवर्तन होता है और वो फिर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सम्राट अशोक के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी लगभग 2300 साल पहले। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि 2300 साल पहले की बात है। उसके बाद बिंदुसार शासक बने। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र थे बिंदुसार, जो कि उनके बाद शासक बनते हैं। और उसके बाद तीसरे शासक अशोक बने लगभग 272 से 232 ईस्वी पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और इनके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कौन थे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि सम्राट मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो थे बिंदुसार, वो शासक बनते हैं। उसके बाद बिंदुसार का पुत्र जो था अशोक, वो शासक बनता है। बिंदुसार का पुत्र अशोक लगभग 272 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व, हमें डेट याद रखना है। उनका साम्राज्य भारत के अधिकांश हिस्सों तक फैला हुआ था, उत्तर पश्चिम। और ये जो साम्राज्य था भारत के अधिकांश क्षेत्रों तक फैला हुआ था। भारत के उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक। तो इनका साम्राज्य बहुत सारे हिस्सों में फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। तो मैप में आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान के बाद वाला क्षेत्र अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान दक्षिण में कर्नाटक तक और आंध्र प्रदेश तक ये पूरा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद ये बहुत बड़ा साम्राज्य कैसे बना, कैसे कैसे निर्माण हुआ, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी क्या थी। ये सारा कुछ हम लोग एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कलिंग युद्ध के बाद अशोक का परिवर्तन कैसे होता है। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि क्लास 6 का जो बुक है उसमें हमें जितना पढ़ना है उससे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसका डिटेल्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो कलिंग युद्ध, अशोक का परिवर्तन। कलिंग जो कि वर्तमान उड़ीसा में है, कलिंग उस समय जो कलिंग था वो अभी वर्तमान में उड़ीसा में है और मौर्य साम्राज्य के बाहर एक स्वतंत्र राज्य था। तो मौर्य साम्राज्य जो फैला हुआ था वो कलिंग तक नहीं पहुंच पाया था। उड़ीसा के राज्य कलिंग तक मौर्य साम्राज्य नहीं फैल पाया था। तो अशोक ने इसे जीतने के लिए युद्ध किया। तो अशोक की इच्छा हुई कि ये एक साम्राज्य क्यों बच गया है। तो अशोक युद्ध करना स्टार्ट करते हैं कि कलिंग भी उनके क्षेत्र में आ जाए। युद्ध बहुत ही भयंकर था, हजारों लोग मारे गए। और ये युद्ध जो था बहुत ही भयंकर हुआ, इसमें हजारों लोग मारे गए, घायल हो गए। और ये जो दर्दनाक स्थिति थी यहाँ की, इसको देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये युद्ध में जो नरसंहार हुआ था उसको देख कर के ही अशोक अपने शस्त्र का त्याग कर देते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखा है कि इस युद्ध में 1,50,000 लोग मारे गए तथा बंदी बनाए गए तथा 1 लाख लोग मारे गए। तो अब उन्होंने जो शिलालेख खुदवाए हैं, पत्थरों पे जो उन्होंने लेख लिखवाया, उसमें उन्होंने लिखा है कि 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए, क्योंकि वो इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे। इस नरसंहार ने अशोक के मन को झकझोर दिया। और ये जो नरसंहार हुआ था उसमें अशोक का मन पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है और उनके मन को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है ये कलिंग का युद्ध। उन्होंने युद्ध और हिंसा त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाया और उन्होंने युद्ध और हिंसा का त्याग कर दिया। और वो पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने युद्ध और हिंसा का त्याग किया, सम्राट अशोक ने, और धर्म का मार्ग अपनाया।
अब धर्म क्या था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन उन्हें जो प्रचार किया उसे धर्म कहा जाता है। तो अशोक जो बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं उसको बौद्ध धर्म कहते हैं, और जो लेकिन उन्होंने जो प्रचार किया उसे धम्म कहा जाता है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया उसको धम्म कहते हैं। तो सीधा सीधी हम लोग समझते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ना कि भारत में और भारत के बाहर भी एशिया के पूरे क्षेत्र में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और बौद्ध धर्म का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया उसे धम्म कहा जाता है। धम्म का मतलब था सभी धर्मों के प्रति सम्मान। धम्म का मतलब था सभी धर्मों के प्रति सम्मान। तो इसमें ये बातें हैं, माता पिता गुरुजनों बड़ों का आदर, सत्य अहिंसा, दया करना, उदारता, झगड़ों का शांतिपूर्ण तरीकों से हल, पशुवध कम तथा प्रजा की भलाई करना। तो ये सारी धर्म की महत्वपूर्ण बातें थी कि माता पिता की सेवा की जाए, गुरुजनों की सेवा की जाए, पशुवध ना किया जाए, मतलब सारी अच्छी अच्छी बातें इस धर्म में समाहित थी। अशोक के प्रशासनिक और सामाजिक कार्य, तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद वो कौन कौन से कार्य करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो अशोक ने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए। अशोक ने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए, ये हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है कि धम्म महामात्र क्या थे और इसे कौन नियुक्त करता है, तो अशोक ने धम्म महामात्र को नियुक्त किया था, जो कि एक विशेष अधिकारी थे। इनका काम लोगों को धर्म का पालन करने की सलाह देना था, और धम्म महामात्र का काम क्या था, लोगों को धर्म का पालन करने का सलाह देना, लोगों की समस्याएं सुनना और उन्हें हल करना, और लोगों की समस्याएं वो सुनते थे और उन्हें हल करते थे। जगह जगह पेड़ लगवाए, और अशोक ने जगह जगह पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, सड़कों के किनारे विश्राम गृह भी बनवाए, पशुओं और लोगों के इलाज के लिए चिकित्सालय भी बनवाया उन्होंने, और अपने साम्राज्य और अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु और दूत भेजे। तो अपने साम्राज्य और अन्य देशों में, अपने साम्राज्य में ही नहीं बल्कि उन्होंने अन्य देशों में भी बौद्ध भिक्षु और अपने शिष्य भेजे। यहाँ तक कि उन्होंने श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था धर्म प्रचार करने के लिए। तो श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल आदि जगहों पर भी उन्होंने धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु भेजे थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी धर्म प्रचार के लिए भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। उनके पुत्र पुत्रियों का नाम था महेंद्र और संघमित्रा, जो कि श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो यहाँ पे सम्राट अशोक पूरी ताकत लगा देते हैं बौद्ध धर्म को फैलाने में। अशोक के शिलालेख और लिपि, अशोक के शिलालेख और लिपियाँ चलिए देखते हैं। अशोक ने अपने शिलालेख और विचार पत्थर और स्तंभ पर खुदवाए। ये शिलालेख आज भी अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे सांची का स्तूप, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, दिल्ली, कौशाम्बी आदि। ये सारे अभिलेख आज भी पाए जाते हैं। अगर आप लोग कहीं आप लोगों में से कोई अगर कहीं घूमने गया होगा तो हो सकता है किसी ने देखा हो सांची का स्तूप, सारनाथ और लौरिया, नंदनगढ़ और दिल्ली, कौशाम्बी आदि आप लोगों ने देखा होगा। ज़्यादातर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, और ज़्यादातर शिलालेख, शिला पे जो पत्थरों पे जो खुदाई की गई है वो ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में है। दक्षिण भारत में कुछ खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक में भी मिले हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में। अशोक को देवाना प्रिय, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी, सुंदर दृष्टि वाला कहा गया। तो अशोक को एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, शायद मैंने बैक में देखा कि देवाना प्रिय किसका नाम है, तो देवाना प्रिय अशोक का नाम है। देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी सुंदर दृष्टि वाला, ये दोनों ही अशोक के नाम हैं। तो यहाँ पे अशोक का महत्व अब हम लोग देखेंगे। पहला शासक जिसने अहिंसा को सुना, ऐसा पहला शासक अशोक, सम्राट अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अहिंसा को सुना, बौद्ध धर्म को अपनाया, नए नए महामात्रों का चयन किया और पूरे भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनका शासन कल्याणकारी राज्य का आदर्श बना, और उनका जो भी शासन था वो कल्याणकारी राज्य के रूप में जाना जाता है। उनके समय के स्तूप सांची, भरूच, अमरावती आज भी अनेक धार्मिक योगदान के प्रमाण हैं। तो उनके समय के स्तूप जो है सांची, भरूच, अमरावती आज भी उनके धार्मिक योगदान के रूप में देखे जा सकते हैं, और वे कल्याणकारी राज्य उन्होंने बनाया था, लोगों के लिए बहुत सारे काम किए। आज भी उनके शिलालेख और स्तूप देखे जा सकते हैं। तो ये था सम्राट अशोक का छोटा सा चैप्टर जो कि क्लास 6 में पढ़ना है, और ये बहुत छोटा सा है। इसके बाद हम लोग और भी डिटेल्स पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, चाणक्य कौन थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे सम्राट बनाया, ये सारा कुछ अभी हमें पढ़ना बाकी है। तो वेट कीजिए, ये सारा वीडियो भी आ जाएगा।
तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से नोट्स बना लेंगे, क्योंकि बुक में इतना ही पढ़ना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सम्राट अशोक। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी रहे हैं एग्जाम्स में, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लेंगे। तो इसके बाद हमारा चैप्टर 8 आ जाएगा जल्दी से जल्दी, और जल्दी से फटाफट से हम लोग का सारा एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा। इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी, बट अभी मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, पूरी तो नहीं बट थोड़ी सी ठीक हूँ, तो क्लासेस अब कंटिन्यू रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आएगा चैप्टर, और इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे और अपने पढ़ाई को दीजिए एक नई उमंग, और इसी तरह से आप लोग तैयारी में लगे रहें। और एईडीओ का फॉर्म भी आ चुका है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर से ज़रूर भर लें, क्योंकि लास्ट डेट है 26 को ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर भर लें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।